हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AK फॉर स्टडी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो आपका क्लास 10 का जो मैथमेटिक्स का पेपर आज हुआ है तो उसका टर्म 1 का सारे के सारे आंसर की देखने वाले। जी हाँ दोस्तों, तो जितने भी विद्यार्थी क्लास 10 का एग्जाम देकर आए हैं मैथमेटिक्स का, तो आप लोग एक बार आंसर जरूर मिला के देखिएगा। आपका 40 में 40 कितने सही हुए हैं दोस्तों। 40 में से कितने नंबर आपके आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। जितने क्वेश्चन मैंने कराए थे आपको, जो कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव पेपर सारे के सारे वही क्वेश्चन आया है। आपका एग्जाम कैसा गया है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना अगर अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो, क्योंकि इस चैनल के द्वारा मैं आप लोगों के लिए हमेशा हेल्प करता हूँ और आगे भी ऐसा ही हेल्प आप लोगों के लिए मैं करता रहूँगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आज का जो आपका पेपर हुआ है मैथमेटिक्स, उसका हम लोग MCQ टाइप वाले जो प्रश्न है टर्म 1 उसके क्वेश्चनों का आंसर को देखने वाले हैं। तो एक बार सभी विद्यार्थी अब इस वीडियो को मिला लीजिएगा, जितने विद्यार्थी आप लोग एग्जाम देकर आए हैं यार क्लास 10 का। तो देखिए पहला सवाल क्या था, 120 का अभाज्य गुणनखंड। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड पूछा है यार, तो क्या करना था, बिल्कुल ये आसान सवाल था, इसको एलसीएम लेना था। तो देखिए इसको जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हम लोग टू इंटू टू यानी कि 2 3 हो गया और 3 5 हो गया, यानी कि 2 3 5 हो गया, यानी कि 2 2 3 5। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट। जो भी स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1 को सही किया है तो बिल्कुल उसका करेक्ट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, अभाज्य गुणनखंड 2 का मान क्या है। इसका मतलब इसको आप लोग को अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिया हुआ था। इसका मान पूछा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 24 24 क्या होता है 72। तो आपका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन 2 है यहाँ पर, ये 72 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा था 6 और 20 का HCF। कितना आसान सवाल पूछा था। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 6 और 20 का HCF निकालेंगे तो 6 का जब हम लोग एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है 2 इंटू 3 होता है। जब 20 का एलसीएम लेते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 5। तो दैट मीन्स यहाँ से दोनों कौन कौन मिला, तो 2 मिला, तो दैट मीन्स HCF इसका क्या होगा 2 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप क्या होगा। विषम पूछा है दोस्तों, यानी कि विषम ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्ण तो विभाजित ना हो, यानी कि 2m+1 के रूप में होगा। कैसे, देखिए दोस्तों जब हम लोग 2 यहाँ पर m के मान कुछ ले लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 3। अगर 2m लीजिएगा तो वो सम हो जाएगा, और m लेने से वो भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ 2m+1 के रूप में ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, y = px का ग्राफ दिया गया है, बहुपद px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप के सवाल आप लोगों को चैप्टर 1 में आप लोगों को बता दिए थे दोस्तों। कितने बार ये ग्राफ कितने बार कट कर रहा है, कहाँ वही आपको काउंट करना है, 1 2 3, यानी कि इसके शून्यकों की संख्या कितने हो गए 3 हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट देखिए यहाँ पर पूछा है, 1 मिनट यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों क्या पूछा है, y = px। हाँ x पर पूछा है, यानी कि y का मान x पर कितना काटा है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों आपका, इसका आंसर हो जाएगा 3। तो क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखिएगा दोस्तों क्या क्या है, बहुपद x² - 3 का शून्यक। ये सवाल आप लोगों को मैंने कराए थे, ये बल्कि क्या हर एक सवाल आप लोगों को मैंने करा दिए थे। अगर आप लोग करके गए थे तो आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं रॉन्ग हुआ होगा। देखिए इसका जब हम लोग लेंगे तो ये √3 हो जाएगा, यानी कि प्लस एक √3 और माइनस √3 हो जाएगा, यानी कि आपका प्लस √3 और माइनस √3 ऑप्शन 3 के साथ ही चला जाएगा। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद पूछा है तो क्या होगा, देखिए शून्यकों का योग हम लोग जानते हैं दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -3 दिया हुआ है शून्यकों का योग, तो 3/1, यानी कि इसको क्या लिखेंगे -b/a लिख सकते हैं। और अल्फा इंटू बीटा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर 2/1 है तो इसको c/a लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग को a = 1 हो गया, और b = क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस कैंसिल हो 3, और c = आपका हो जाएगा 2। तो दैट मीन्स जब यहाँ पर हम लोग के पास आ गया a = 1, b = 3 और c = 2, तो हम लोग a² प्लस देखिए a² + ax प्लस यहाँ पर हम लोग के पास जो ax² + bx + c = 0, इसमें अगर सेटिंग करेंगे तो क्या होगा, हम लोग के पास सारे के सारे मान जब हम लोग रख देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा रिजल्ट, इसका x² + 3x + 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 के साथ ये चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट c1/c2, समीकरण निकाय इतना और इतना का हल है, तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, एक अद्वितीय हल होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों ये कोई हल नहीं होगा, अगर ऐसा बना रहा है दैट मीन्स वो कोई हल नहीं होगा, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट रेखिक समीकरण युग्म 2x - y = 5 और 3x + 2y = 4 का हल क्या है। तो सभी के सभी मान को यहाँ पर सेट करके देखना है। एक बार इस मान को लेकर देखिएगा, सारे के सारे मान को देखिएगा, तो ये वाला मान से रिजल्ट देखिए 5 आना चाहिए और 4 आना चाहिए, दोनों तरफ सेट करके देखिए। जब हम लोग यहाँ पर रखेंगे -3 - y, यहाँ पर -1 ऑलरेडी रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -6 + 1 दैट मीन्स क्या हो जाएगा -5। क्या इसमें आ रहा है, तो देखिए इसमें हम लोग के पास नहीं आया, तो दैट मीन्स कौन सा मान से 5 आना चाहिए दोस्तों। तो 5 आने के लिए ये वाला मान ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। इस मान को रखिएगा, इसमें भी सेट करके देख लेते हैं। 3 × 2 + 2 × -1 दैट मीन्स 6 - 2 = 4, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 1 इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। रेखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है, क्या होता है, रेखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है वो क्या कहलाता है, वो आपका असंगत कहलाता है दोस्तों। आप लोगों को पहले ही बताए थे, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों का आ सकते हैं। समीकरण युग्म 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7 के कितने हल होंगे। तो देखिए इस टाइप के समीकरण को जब तोड़ेंगे तो x y के डिफरेंट मान निकलते रहेगा, और इस प्रकार से क्या कह सकते हैं, इसका क्या होगा, अनंत हल होगा। और वैसे भी आप लोग इसको चेक कर, अनंत हल हो रहा है, एक हल हो रहा है, 3 हल हो रहा है, या क्या होगा। तो निकालने के लिए हम लोग के पास एक फार्मूला और एक चीज़ है, हम लोग दोस्तों a1/a2 = b1/b2 करेंगे, क्या इक्वल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो देखिए ऐसा करके हम लोग अगर ऐसा करके अगर देखेंगे तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन कैसे देंगे। तो इस समीकरण युग्म को आपको चेक करना है और बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको पहले आपको चेक कर लेना एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समीकरण निकाय 2x + y - 6 = 0 और इतना के अद्वितीय हल होने के लिए k का मान कितना होगा। तो देखिए अद्वितीय यूनिक हल होने के लिए a1/a2 इज नॉट b1/b2 होना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए a1/a2 करेंगे तो यानी कि 2/2 दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये 1 होगा। तो इधर भी 1 लाने के लिए हम लोग के पास y का मान 1 है, तो और k का मान कितना देंगे, कि आपका k का मान यहाँ पर कितना दे देंगे कि 1 आ जाएगा, मतलब इक्वल ना हो। तो देखिए 1 दे देने से तो ये इक्वल हो जाएगा 2, यहाँ पर देखिए -1 दे देंगे तो ये हो जाएगा इक्वल, और इक्वल हो जाने से नहीं, इक्वल नहीं होना चाहिए बोला गया है। तो इक्वल नहीं होगा, कब इक्वल नहीं होगा, जब -2 रखेंगे तो ये इक्वल नहीं होगा। तो -2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर यदि रेखिक समीकरणों का कोई युग्म असंगत है तब इसके आलेख की रेखाएँ कैसी होगी। तो असंगत जब कोई रैखिक युग्म बनाएगा तो असंगत होने पर वो क्या होगा, समानांतर होगा। आप लोगों को पता है समानांतर होता है दोस्तों असंगत होने पर। यहाँ पर देखिए एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपको चेक करना है एक करके। तो देखिए इसको जब तोड़ेंगे तो इसमें, और इसको जब तोड़ेंगे तो इधर इधर x² कट गया, तो ये तो होगा नहीं। और यहाँ पर देखिए ये तो x³ वाला ले लेता है, और ये यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं x², ये तो x³ ले रहा है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, द्विघात समीकरण में ये हो जाएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण इसमें तो त्रिघात है, तो त्रिघात हो जाएगा, वो त्रिघात भी नहीं होगा, कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट 14 का। नेक्स्ट 15 देखिए, द्विघात समीकरण इतना का विविध कर क्या है। विविध का मतलब डी पूछा है दोस्तों, डी इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac, इसका निकालना है। तो b का मान इससे क्या होगा, -5 का स्क्वायर -4ac, a का मान 3 और c का मान कितना है 2, तो 25, और ये चाहती है 12 12 24, यानी कि क्या होगा 1 हो जाएगा। विविध का डी का मान कितना होगा 1 हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ax² + bx + c = 0 के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे यदि b² - 4ac = 0 होगा। तो ऑप्शन 3 इसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो मूलों की प्रकृति हम लोग कैसा होगा, पहले हम लोग d बराबर निकाल के देख लेते हैं। b² - 4ac निकालिए पहले क्या होता है। देखिए b का मान जब यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर -4, सॉरी b का मान यहाँ पर 5 होगा, -5 का स्क्वायर 4 2 × 3 यानी कि 25, 4 दूनी 8 8 3 24, यानी कि d = 1 आ गया। तो d देखिए b² - 4ac, तो देखिए इसका d जो होगा
वो जीरो से बड़ा हुआ, क्या हुआ, जीरो से बड़ा। जीरो से जब बड़ा होता है तो क्या होता है दोस्तों, वास्तविक किंतु असमान होते हैं, तो क्या होगा, वास्तविक और असमान। ऑप्शन 2 इसके साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, दिघात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 के मूल समान है तो k का मान क्या होगा। तो देखिए मूल समान यानी कि मूल समान कब होता है, जब b² - 4ac = 0 होता है। तो यहाँ पर सेट देखिए k का मान b मतलब k ले लेंगे -4, a का मान 2 और c का मान 3 = 0। जब इसको सोल्व करेंगे तो k² 4 दूनी 8 8 3 24 माइनस =0, तो k² कितना हुआ 24। और जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो k √24। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 निकल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर तोड़ने पर हम लोग को क्या मिलता है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं √24, लेकिन √24 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 2 ± 2 √6 इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, यदि द्विघात समीकरण x² - kx - 10 = 0 के एक मूल -2 हो तो k का मान क्या होगा। तो एक मूल दिया हुआ दोस्तों -2, तो इसका k का मान क्या होगा, तो k का मान आप लोग को निकाल लेना है b² - 4ac = 0। जब इस पर रखिएगा एक मूल का मान आपको दिया हुआ है, एक मूल का मतलब यानी कि b² - 4ac बराबर के -2 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जब यहाँ पर -k का स्क्वायर -4 1 और -10 = -2, दैट मीन्स क्या होगा k² और यहाँ पर 40 और तो k² जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ पर सोल्व करने से क्या, एक मूल इसका -2 दिया हुआ है, एक मूल दे दिया है, तो k का मान यहाँ पर निकाल लेना है। तो k का मान एकदम यहाँ पर निकल जाएगा। तो आपको जब निकाल दिएगा तो क्या होगा, -3 इसका राइट आंसर हो जाएगा जब इसको सोल्व कीजिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद कौन सा आएगा, अब देखिए 20, क्वेश्चन नंबर 20, द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 के मूल कितना होगा। तो मूल पूछा है दोस्तों, मूल कैसे निकालेंगे। तो देखिए मूल निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, इसका जब 6x² - x - 2, तो देखिए इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से तोड़ेंगे ताकि इसका मूल निकल जाए। तो मूल द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए इसका गुणनखंड होगा। तो देखिए गुणनखंड पहले करते हैं, 6 दूनी 12, तो 12 को कुछ ऐसे तोड़ेंगे ताकि घटाने पर वो -1 होना चाहिए, गुणा करने पर 12 होना चाहिए। तो 4 × 12, दैट मीन्स ये हो जाएगा, बिल्कुल कैसे हो जाएगा, 6x² - 4x + 3 - 2 = 0 होगा। तो यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर 3x है तो 3x कॉमन ले लिए, यहाँ पर 2x बचेगा और +1 और यहाँ पर माइनस, देखिए यहाँ पर हम लोग 3x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 2x, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2x माइनस, यहाँ पर 2x माइनस ऑलरेडी है तो कॉमन ले लिए तो 0। तो 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0, यानी कि x = तो क्या हो जाएगा 2/3 और x = -1/3। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, AP इतना का सार्वंतर क्या है। तो देखिए 3 3 3 AP का इसका सार्वंतर, तो सार्वंतर यानी कि सार्वंतर D बराबर आप लोगों को बताए थे A2 - A1 होता है, ये 3 - 3, दैट मीन्स क्या होगा 0 हो जाएगा, इसका सार्वंतर क्या होगा 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखिए, एक AP का प्रथम पद 10 है और सार्वंतर 10 है, तो दूसरा पद क्या है। तो प्रथम पद, तो दूसरा पद निकालने के लिए A + D जोड़ कर देंगे तो 10 + 10, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, वो 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, AP से, एक AP में यदि A = 7, D = 3 और N = 8 है तो n का मान क्या होगा। तो फार्मूला में रखना है आपको A + n - 1 × D वाला फार्मूला से ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखिए A 7 और यहाँ पर n का मान 8, तो 8 में आ गया तो 7 7 और D का मान कितना, D का मान आपको लेना है 3, तो 7 7 21, दैट मीन्स क्या होगा 28। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 28 होगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट। जो भी दोस्तों ऑप्शन 3 मारे हैं बिल्कुल उसका करेक्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा। तो देखिए ये बिल्कुल आसान सवाल था, 3 के प्रथम 5 गुणज, तो 3 से स्टार्ट, 1 मिनट यहाँ पर देखिए 3 के प्रथम 5 गुणज, तो 3 6 और क्या इसका 9 ... 5 गुणज तक लिखना है ना, तो 5 गुणज, तो इसके बाद 3 भी होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा और 15 होगा। 3 के प्रथम 5 गुणज लिख लिए, तो इसका अंतिम पद और
प्रथम पद दिया हुआ है, n का मान इसमें 5 हो जाएगा क्योंकि 5 ही पूछा है। तो इसका क्या निकालना है, S5 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा n/2 a प्लस an। इस फॉर्मूला से लगाएंगे तो 5/2 इंटू यहाँ पर 3 और 18, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 9 5 45 45, कितना होगा इसका राइट आंसर 45। तो कितना होगा दोस्तों 45 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वागसम एवं समरूप दोनों होते हैं, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आकृति में DE समानांतर BC है तो EC का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, जब ये DE समानांतर BC दिया हुआ है और इधर वाला दिया हुआ तो EC क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं AD बटा BD, या फिर बोल सकते हैं A इक्वल टू क्या होता है AE बटा EC। थेल्स के परिमेय से हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, 1/2 इक्वल टू 1.5 और EC, तो ये पॉइंट, तो क्या हो जाएगा दोस्तों EC बराबर क्या हो जाएगा 3। EC का रिजल्ट क्या हो जाएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27। आकृति में त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PRP है तो समरूपता कसौटी बताइए। तो समरूपता कसौटी देखिए, साइड साइड साइड, इसका साइड साइड अनुपाती में बराबर है, तो क्या होगा साइड 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 से बराबर है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। इसको देख के ही पता चल रहा है, इसको कर लीजिएगा। 28 देखिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में A बराबर D है, B बराबर F है और C बराबर E है, तो त्रिभुज ABC समरूप किसके साथ होगा, ये D के बराबर है, B F के बराबर है, तो DFE, तो किसके बराबर होगा दोस्तों DFE, यानी कि ऑप्शन 3 के साथ चला जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि जिस हिसाब से बराबर है उसी हिसाब से लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। आप लोग को बताए थे, इसका सारा का सारा क्वेश्चन हम कराए थे, तो 16/81 हो जाएगा, 16/81। तो ये हूबहू एक क्वेश्चन करा दिए थे, अगर आप लोग करके गए हैं तो आप लोग का ये बिल्कुल सही हुआ होगा। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण इतना दिया है, एक भुजा इतना दिया है, तो शेष भुजा की लंबाई क्या होगी, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, दैट मीन्स जो शेष भुजा है दोस्तों वो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 169, और ये क्या हो 144, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा दोस्तों 25, और जब इसका रूट निकालेंगे तो 5, तो दूसरा जो आपका शेष भुजा वो क्या होगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। त्रिभुज ABC में AB बराबर इतना, AC बराबर इतना, BC बराबर इतना, तो कौन B बराबर कितना होगा। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन जब सोल्व कीजिएगा, त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC ड्रॉ करना है, उसमें AB दिया हुआ है, AC दिया हुआ है और BC दिया हुआ है, तो आपको कौन B बराबर पूछा गया है। तो ये बिल्कुल आसान सवाल है, जो इसको सोल्व करेंगे हम लोग, तो कौन B का मान कितना हो जाएगा। तो देखिए, एक भुजा जब दिया हुआ है और दूसरा भुजा दिया हुआ है, यहाँ पर इस तरह से इसको डायग्राम बना सकते हैं हम लोग, A और यहाँ पर देखिए CB लिख सकते हैं। तो इस तरह से जब भी लिखेंगे तो ये 12 मान के चलिए, 12 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो 144 प्लस 36, तो क्या हो जाएगा दोस्तों ये 4 से 8, तो ये यहाँ पर हम लोग जब लिखेंगे तो ये क्या होगा, ये हम लोग का कहीं ना कहीं 45 निकलेगा राइट एंगल ट्राइंगल के नियम से। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। वृत्त एक होता है, उसका जो सबसे बड़ी जीवा वो होता है आपका व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, व्यास। ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। बिंदु P से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से P की दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। एक वृत्त इस प्रकार से दोस्तों, और बोला है कि वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर दिया है, और केंद्र से P की दूरी, यहाँ पर एक कोई पॉइंट P, यहाँ पर Q ले लेते, P ले लेते, और यहाँ पर केंद्र से दूरी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर है। तो बोला कि इसकी त्रिज्या, यानी कि ये वाला पोर्शन निकालना है, तो किससे निकालेंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे 625, और ये 24 का स्क्वायर 576, इसको जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपको 49, और इसका जब रूट निकालेंगे तो 7 हो जाएगा, तो इसका त्रिज्या कितना होगा 7 हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो एक वृत्त की अनगिनत। देखिए एक वृत्त की जो कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, जब एक वृत्त खींचेंगे तो इधर से भी स्पर्श कर सकता है, इधर से भी स्पर्श कर सकता है, बहुत सारा स्पर्श रेखाएं हो सकता है, तो अपरिमित रूप से अनेक होगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, दी गई आकृति में OP बराबर 5 सेंटीमीटर, PA बराबर 3 सेंटीमीटर, तो OP की लंबाई देखिए, OP बराबर 5 सेंटीमीटर, ये आपको 5 सेंटीमीटर, PA आपका 3 सेंटीमीटर, तो ये वाला निकालना है, तो 5 × 5 = 25, 3 × 3 = 9, और इसका रूट जब कर लेंगे तो 16 इक्वल टू क्या होगा, 4 हो जाएगा पाइथागोरस के नियम से, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। थोड़ा सा स्पीडली बता रहा हूँ आप शॉर्ट में, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। 36 देखिए, केंद्रीय कोण थीटा और r त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला पूछा है, πr² θ/360 डिग्री। ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, आप लोगों को बोले थे फार्मूला भी पूछे जा सकते, बिल्कुल पूछ दिया गया है यहाँ पर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 60 डिग्री है? तो देखिए 60 डिग्री दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² θ/360 डिग्री जानते हैं फार्मूला, तो 22/7 और r का मान, तो r का मान 6 × 6 और यहाँ पर लेंगे 60 और नीचे हो जाएगा आपका 360, तो 60 हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए जब इस प्रकार से इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 तो हो जाएगा आपका। जैसे ही इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर हम लोग क्या पाएंगे दोस्तों, इसको सोल्व कर जब इसको सोल्व कीजिएगा तो सोल्व करने पर ये मिलेगा आपको कितना आंसर इसका πr² θ/360 डिग्री पर आपको रखना है। पाई का मान आपको 22/7 लेना है और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पूछा है, तो r का मान 6 हो जाएगा और 60 डिग्री यानी कि, और यहाँ पर नीचे 360 देखिए यहाँ पर भी 60 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 132/7 कितना हो जाएगा, 132/7। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करती है? तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, πr² θ/180 डिग्री। तो देखिए पाई का मान कितना लेंगे 22/7, r का मान कितना लेंगे 21 लेंगे और थीटा का मान कितना 60 और यहाँ पर 180, तो 60 तिया यहाँ पर 3 देखिए 7 तिया 21 3 कट गया, तो कितना होगा दोस्तों 22 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर क्या होगा 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? जब इसको सोल्व कीजिएगा दोस्तों, दीर्घ वृत्तखंड का आप लोग सोल्व कर लीजिएगा और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि 39 का कितना आ रहा है सोल्व करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए, छतरी को एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का कोण कितना होगा? मतलब एक छतरी जो है 8 तानों से 8 इस प्रकार से 8 तानों से जुड़ा है, 4 5 6 7 8 इस प्रकार से जुड़ा है। तो देखिए एक पूरा गोला का जो कि 360 डिग्री मान होता है उसको 8 भागों में बांटा जा रहा है, तो यानी कि प्रत्येक कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, तो इसका क्या होगा 45, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए शुरू हो गया है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, अब एक ही सवाल बचा हुआ है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये ही सवाल था अंतिम सवाल दोस्तों, एक 40 नंबर 40 का 40 आप लोग को बता दिया। आई होप कि ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह का वीडियो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।